नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत। आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक बने रहें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है आपको। तो हिंदी भाषा की 8 विख्यात बोलियां हैं और भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई द्वारा रचित हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। इस महाकाव्य में कवि द्वारा पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त काल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कारक। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कारक है। व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो कारक कहलाती है। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया से पता चले उसे कारक कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 8 होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योजक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी में थी योजक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुएं अकर्मक एवं सकर्मक 2 प्रकार की होती हैं। मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, साधित सकर्मक धातु। क्वेश्चन नंबर 7 है, सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यमक अलंकार है दोस्तों। जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ सारंग का प्रयोग एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है तथा इसका अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ यमक अलंकार होगा दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विभत्स रस से है। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। जब किसी दृश्य को देखकर या याद कर मन में जुगुप्सा या घृणा के भाव की परिपक्वता पाई जाए तो वहाँ विभत्स रस होता है दोस्तों। जैसे सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खीजत जीभय स्यार अति आनंद उर धारत। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, दृष्टांत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यण संधि व अयाद संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, स्वर संधि है दोस्तों। 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है वह संधि कहलाती है दोस्तों। संधि के पहले वर्ण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो तो इस प्रकार की संधि को स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रश्न संख्या 11 से 12 उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको समास बताना है, पथभ्रष्ट। तो पथभ्रष्ट में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य का कारक चिन्ह लुप्त हो जाए तब वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है दोस्तों। पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट यहाँ अपादान कारक है, यहाँ अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 12, अष्टाध्यायी है, आपको बताना है अष्टाध्यायी में समास बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
द्विगु समास है। तो जिस समास पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, इसी प्रकार चौपाया, पंचवटी, त्रिगुण द्विगु समास के उदाहरण हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, चिदंबरा। सुमित्रा नंदन पंत को वर्ष 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनकी श्रेष्ठ कविता संग्रह चिदंबरा के लिए सम्मानित किया गया था। यह कविता संग्रह सुमित्रा नंदन पंत की काव्य चेतना के द्वितीय उत्थान को परिचायिका है। इसमें युगवाणी से लेकर अतिमा तक की रचनाओं का संग्रह है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सौरसेनी। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती उपभाषा की बोलियां हैं, जैसे ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, जयपुरी, मेवाती, मालवी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश द्वारा किया गया है। दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रश्न संख्या 15 से 19 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अवतरण को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा निर्देशानुसार चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी का गद्यांश दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जनसमाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषि कुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, चरित्र निर्माण की परम आवश्यक है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 18 है, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है, जो आपको बताना है जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीयता के प्रतिहीन भावना का कारण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 20 से 24 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। टूट वाले वाक्यांश को चुनिए और उनके अनुरूप ABC पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य टूटहीन ना हो तो D पर चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस भक्तिकाल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है या रामचरितमानस भक्तिकाल की सबसे श्रेष्ठ रचना है? वाक्य शुद्ध है दोस्तों। शब्द श्रेष्ठतम में शब्द सबसे समाहित है, दोनों का प्रयोग एक साथ करना अनुचित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का आपको आंसर बताना है।
तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रातः काल के समय। शब्द प्रातः काल के साथ समय का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि प्रातः काल स्वयं समय का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जित हो चुकी थी। शुद्ध वाक्य होगा विसर्जन क्रिया की जगह विसर्जित विशेषण होगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 का आंसर आपको बताना है। तो वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय। तो यहाँ पर उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रश्न संख्या 25 से 29। निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए 4-4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्र पर चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको देना है। इसमें आपको उत्तर का चयन करना है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। पत्थर को जोंक नहीं लगती। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, पत्थर को जोंक नहीं लगती कहावत का अर्थ हो जाएगा हाथी निर्मम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। तो 26 का आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, सरसरी नज़र। विहंगम दृष्टि या विहंगावलोकन का अर्थ होता है सरसरी नज़र है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। काटो तो खून नहीं। तो काटो तो खून नहीं कहावत का सही अर्थ हो जाएगा भय के कारण स्तब्ध हो जाता है, हो जाना है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। एक आँख न भाना। तो एक आँख न भाना मीन्स बिल्कुल अच्छा न लगना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 है। उंगली उठाना। तो उंगली उठाना दोषी की ओर संकेत करना। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रश्न संख्या 30 से 34। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा ला वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है। तो इसका आपको सही क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सही क्रम बनेगा दोस्तों, समय को परखने वाला रंक से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, रा या ला वा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सही क्रम क्या बनेगा, भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 32 है। 32 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, या वा और रा ला, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। सही है। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। प्राचीन काल में आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ला रा वा और या, इसका सही जवाब बनेगा। सही क्रम इस प्रकार होगा दोस्तों, प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थीं जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 का आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, ला या रा वा, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। सही क्रम इस प्रकार होगा, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी,
श्लिष्ट योगात्मक। आकृति की दृष्टि से हिंदी श्लिष्ट योगात्मक या वियोगात्मक प्रकार की भाषा है। चीनी भाषा मंदारिन अयोगात्मक प्रकार की तथा द्रविड़ भाषा अश्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समवृंत स्वर है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। भाषा विकास की दृष्टि से जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है, जैसे बड़ा आ, छोटो ऊ, बड़ो ऊ, ओ, औ। समवृंत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद रहता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटो ऊ और बड़ो ऊ। इस प्रकार भाषा विज्ञान की दृष्टि से छोटो ऊ तथा बड़ो ऊ समवृंत है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, हिंदी पूर्वी हिंदी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी बघेली तथा अवधी बोली उपभाषा पूर्व हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उपभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, खड़ी बोली ब्रजभाषा बुंदेली तथा कनौजी आती है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अभ्रंश तथा पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित हुई हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वो प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्कर्ष एक कोशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कोशाग्र कौन सा विशेषण है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणवाचक। वह विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुशाग्र है नया पुराना, मोटा पतला, भला बुरा, झूठा सच्चा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन सा भक्तकालीन कवि नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहारी इसका सही जवाब बनेगा। सूरसागर, माफ कीजिएगा, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास भक्तकाल के कवि हैं। बिहारी लाल जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीतकाल के कवि थे। बिहारी काल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। इस मुक्त काव्य में 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है, आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, अधिकरण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उस जगह में अधिकरण कारक है। क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का शाब्दिक अर्थ आधार या आश्रय, आश्रम, अवसर, स्थान, समय है। अधिकरण से क्रिया के होने के स्थान या आधार का बोध होता है। इसकी विभक्तियाँ पे, में, पर होती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, में पर, अधिकरण में पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, संभाव्य वर्तमान है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखा गया हो क्रिया के संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। संभाव्य वर्तमान काल में क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहती है। संभाव्य का अर्थ है संभावित, अर्थात जिसके होने की संभावना या अनुमान हो। क्वेश्चन नंबर 43 है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, एंडिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। क्या होगा दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो एंडिया रगड़ना का अर्थ बहुत दौड़
धूप करना है। से सभी विकल्प असंगत हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत दौड़ धूप करना। क्वेश्चन नंबर 46 है, सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सदा एक सी दशा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए आदिकाल, इसका सही जवाब बनेगा। हिंदी साहित्य के प्रथम पड़ाव अर्थात आदिकाल को विभिन्न विद्वानों द्वारा कई अलग अलग नामों से अभिहित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथाओं की प्रचुरता और लोकप्रियता के आधार पर इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो तुलसीदास जी की भक्तमाल रचना नहीं है, शेष रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भक्तमाल। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उदंत मार्तंड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उदंत मार्तंड के नाम से प्रकाशित समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत 30 मई 1826 को की गई थी दोस्तों, इसलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सौरसेनी अभ्रंश से। सौरसेनी अभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। यह भाषा मुख्यतः मथुरा के आसपास बोली जाती है। यह मूलतः गद्य की भाषा थी। सौरसेनी अभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी गुजराती बोलियां आती हैं। पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत ब्रज है, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, जिसको खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, हरियाणवी आदि बोलियां आती हैं दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।